हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 जो आपका बीटीबीसी का है बिहार बोर्ड के बुक से हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और कुछ क्वेश्चन जो उस बुक में नहीं था कुछ आपको करवाने वाले हैं। तो आइए ध्यान देते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 23,750 में 5 का अधिकतम घात ज्ञात करना है। 5 का अधिकतम घात क्या होगा यह आपको इसमें बताना है। तो घात बताने के लिए हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। ठीक है, सभी लोग ध्यान से यहां पर देखेंगे। 23,750 का हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 23,750 का। चूंकि अधिकतम घात बताना है और अधिकतम घात आपको बताना है, घात के लिए आप अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो उसमें जो भी संख्याएं होगी, जैसे 5 का निकालने के लिए कहा जा रहा है तो 5 जितनी बार आएगी वो उसका क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। तो 5 का कितनी बार आएगा वो पता करने के लिए हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। चलिए अभाज्य गुणनखंड यहां पर निकालते हैं। इसमें अभाज्य गुणनखंड के लिए आपको विभाज्यता का नियम ज्ञात होना बहुत जरूरी है। चूंकि बिना विभाज्यता के नियम को आप यहां पे भाग नहीं लगा सकते हैं। जैसे इकाई स्थान पर 0 है तो हमको पता है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 होता है वो संख्या 2 से क्या होती है, विभाज्य हो जाती है। अर्थात इसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 3 बचा, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 1 पर 7 17 हो जाएगा, 2 8 16, 1 बचेगा, 1 पर 5 15 हो जाएगा, 2 7 14, 1 पर 0, 2 बचे कितना। अब विभाज्यता का नियम 2 से नहीं लगेगा। विभाज्यता का नियम कहता है कि इकाई स्थान पर जब 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है तो वो 2 से बिल्कुल नहीं लगेगा। आप 2 से मत लगाइए। 5 है तो ये तो हम समझ गए कि इकाई स्थान पर 5 होता है या 0 होता है तो वो संख्या 5 से विभाज्य होती है। लेकिन उससे पहले हम ये चेक कर ले क्या ये संख्या 3 से कटेगी। 3 से चेक करने का नियम होता है कि सभी संख्याओं के अंकों का योगफल, सभी संख्याओं के अंकों का योगफल यदि 3 का गुणज प्राप्त होता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य हो जाती है। आइए इसको ऐड करते हैं। 1 1 2, 8 2 10, 10 7 17, 17 5 कितना 22, 22 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं होगी। तो हम यहां पर 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से तो लग जाएगा, चूंकि इकाई स्थान पर 5 है तो 5 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य हो जाती है। 5 से लगाएंगे, 5 दूनी का 10, 1 बचेगा, 1 पर 8 18, 5 तिया 15, 3 बचेगा, 3 पर 7 37, 5 सते 35, 2 बचेगा, 2 पर 5 25, 5 पचे 25। फिर 5 आपका आ गया इकाई स्थान पर अर्थात 5 से विभाज्य होगा। 5 से लगाएंगे, 5 चौका 20, 3 बचेगा, 3 पर 7 37, 5 सते 35, 2 बचेगा, 2 पर 5 25, 5 पचे 25। फिर इकाई स्थान पर 5 है अर्थात 5 से विभाज्य होगा। 5 से लगाएंगे, 5 9 45, 2 बचेगा, 2 पर 47 हो जाएगा, 2 पर 5 25, तो 5 पचे 25, 95 हो गया। फिर 5 से लगेगा, 5 से लगाएंगे तो कितना 19 पचे 95। और आपका 5 जो है 5 से 19 बार में लग गया, 19 आपका अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या में अब विभाज्य नहीं होगी, अब विभाजन की क्रिया नहीं होगी। तो 23,750 का जो हमारा अभाज्य गुणनखंड आया है वो अभाज्य गुणनखंड हमारा क्या आया, 2 × 5 × 1 2 3 4 बार, 2 3 4 और 19। इसको आप लिख सकते हैं 2 × 5⁴ गुना 19। आपसे पूछा गया है 5 का अधिकतम घात, 5 का अधिकतम घात आपसे पूछा गया है। घात का मतलब होता है पावर, यानी उस संख्या के ऊपर कितना घात है, पावर कितना है। तो बताइए 5 के ऊपर पावर कितना है, 4। तो 5 का अधिकतम घात की संख्या कितना हो गया, 5 का अधिकतम घात 4 है। बताइए किसी को इसमें दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखें, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात ज्ञात करें। अधिकतम घात ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड का हम सहारा लेंगे। तो 1440 का हम अभाज्य गुणनखंड यहां पे निकालेंगे। इकाई स्थान पर 0 है, 2 से विभाज्य होगा, 2 से लगाएंगे, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 0।
फिर इकाई स्थान पर 0 है, 2 से डिवाइड होगा, 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 0। फिर इकाई स्थान पर 0 है, 2 से डिवाइड होगा, 2 इक्कम 2, 2 अठी 16, 0। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 9 18, 0। फिर आपका 2 से डिवाइड होगा, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 45, 5 4 9, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से लगाएंगे, 15 तिया 45। फिर 15 3 से डिवाइड होता है, 3 पचे 15। आपको इसको गुणनखंड को पहले लिख दीजिए, क्या इसके अभाज्य गुणनखंड है? 1 2 3 4 5, 2 5 बार है, आप इसको 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं, या फिर पहले से लिख दीजिए 1 2 3 4 5 गुना 3 2 बार है, 3 को हम 2 बार लिखेंगे और 5 यहां पर 1 बार है। आप इसको 2 कितनी बार है? 5 बार, तो आप लिख सकते हैं 2 पे पावर 5, क्या लिख सकते हैं? 3 आपका 2 बार है, 2 लिखिएगा, यहां पे 5। आपसे पूछा गया है 2 का अधिकतम घात कितना होगा, तो 2 का अधिकतम घात कितना है? लिखेंगे कि 2 का अधिकतम घात, 2 का अधिकतम घात कितना है जी? बताइए, कोई दिक्कत इसमें? किसी को परेशानी नहीं है? नेक्स्ट देखें, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6370 बराबर 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n इंटू 7 पे पावर k इंटू 13 पे पावर p है, तो m प्लस n प्लस p प्लस k का मान क्या होगा? यानी कि जो भी इसके घात आएंगे उस घातों का आपका योगफल बताना है। अर्थात यहां पर ये आपको स्पष्ट कर दिया, यहां पर ये आपको क्लियर कर दिया कि 6300 जो 70 है उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और 13 आएगा। ये आपका स्पष्ट कर दिया कि इतना आपको आएगा, ठीक है। और उसके जो भी घात आएंगे उन घातों को, उन पावर को आपको जोड़ देना है। आप उसको जोड़ दीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके लिए हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो 6370 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। और इकाई स्थान पर 0 है, यानी 2 से ये डिवाइड होगा, 2 से विभाज्य होगा, 2 से हम लगाएंगे यहां पे, 2 तिया 6, 2 इक्कम 2, 1 पर 7 17 बचेगा, 2 अठी 16, 2 पचेगा। अब इकाई स्थान पर 5 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे? ऐड करके देखते हैं, जोड़ कर देखते हैं क्या ये 3 से विभाज्य है। 8 5 13, 1 14, 3 कितना? 17। क्या 3 से कटेगा? 17 नहीं कटेगा, मतलब 3 से हमको विभाज्य नहीं करना है। इकाई स्थान पर 5 है तो 5 से विभाज्यता का नियम हम जानते हैं कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो या 5 हो तो वह संख्या क्या होती है? 5 से। तो 5 से यहां पे आप लगाइएगा, 5 6 30, 1 बचेगा, 1 पर 8 18, 5 तिया 15, 3 बचेगा, 3 बार 35, 5 7 35। अब देखिए 2 से लगा, 5 से लगा, अब ये इकाई स्थान पर 7 आ गया है ना। आप 5 से लगा चुके हैं, मतलब आप 3 से नहीं लगा होगा तभी आप 5 से लगाए हैं। जब आप आगे की अभाज्य संख्या से जब आप काट दे, विभाजन कर दें, तो पीछे से अब कटने वाला वो नहीं होता है, तभी आप आगे बढ़े हैं। अब यहां पर 5 से नहीं लगेगा, अब हम 7 से यहां पर डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमको दिया हुआ भी है 2 5 7 13। हमको एक तो हिंट यहां पर दे ही दिया है, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, 13 से कटेगा, वो हिंट हमको पहले से दिया हुआ है। अब देखिए 7 से यहां पर लगाइएगा, 7 9 63, 7 इक्कम 7, 91 बार में, है ना। फिर 7 से कटेगा, 13 7 कितना? देखिए आ गया 13। अब इसको यहां पे लिख दीजिए, इसका जो गुणनखंड आ गया वो आ गया आपका 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 13। आप इसको लिखिएगा तो 2 इंटू 5 इंटू 7 में पावर कितना? देखिए तो इस पर पावर कुछ नहीं तो कितना है? इस पर पावर कुछ नहीं तो कितना है? इस पर पावर कुछ नहीं तो कितना है? तो 2 पे पावर आपका था m, 5 पे पावर n, 7 पे पावर k एंड 13 पे पावर कितना? p था। तो बताइए 2 पे पावर 1 है, 2 पे पावर m है ना। हम यहां पे बराबर कर देते हैं, 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर m इंटू 7 पे पावर k इंटू 13 पे पावर कितना? p। अब बताइए, इसलिए आपको यहां से निकल के आ जाएगा, स्पष्ट हो गया। m यहां पर ऐसे कर दो, अलग अलग कर दो। 2 पे पावर 1 बराबर 2 पे पावर कितना? तो बताइए यहां से m बराबर कितना हो जाएगा? इसलिए m बराबर कितना? 1 हो जाएगा। हाँ बोलिए, n है यहां पे, सॉरी। तो यहां से m बराबर कितना हो गया? 1। इसी प्रकार से 5 पे पावर 1 है और 5 पे पावर n है,
तो बताइए यहां पर जब घातांक के रूल में बेस हमारा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, और पावर दोनों बराबर हो जाएगा। जब बेस बराबर रहता है ना तो बेस खत्म हो जाता है, तो यहां से आपका आ जाएगा, इसीलिए n बराबर कितना हो जाएगा 1। इसी प्रकार से आपका है 7 पे पावर 2 बराबर 7 पे पावर k, तो इसीलिए आपका k बराबर आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा, और यहां से आ जाएगा 13 पे पावर 1 बराबर 13 पे पावर p, इसलिए p इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 1। ठीक है, ये तो हमारा m n k और p का मान निकल गया। अब आपको निकालना है m प्लस n प्लस p प्लस k, तो आइए यहां से निकाल देते हैं m प्लस n प्लस k प्लस p। m का मान कितना है 1, n का मान कितना है 1, k का मान कितना है 2 और p का मान कितना है, कितना हो गया 1 2 2 4 1 कितना, ये हो गया आपका आंसर। किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी? चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है? सह अभाज्य संख्या, पहले तो ये बताएंगे कि सह अभाज्य संख्या कहते किसको है। तो सह अभाज्य संख्या वैसी दो संख्या जिसका HCF या मसा 1 हो, वैसी दो संख्या जिसका HCF या उसको हम कहते हैं मसा कितना हो 1 हो, तो वैसी संख्या को हम कहते हैं सह अभाज्य संख्या। और आपको बताया गया है कि दो अभाज्य संख्या का HCF सदैव कितना होता है 1 होता है, और दो लगातार संख्या का HCF भी कितना होता है 1 होता है, बताया गया है। तो यहां पर आपसे पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है। तो सह अभाज्य के लिए हम यहां पर चेक करेंगे कि इन दोनों दो संख्याओं में किसका HCF 1 होता है। आइए बारी बारी से हम चेक करते हैं। 32 से हम डिवाइड करेंगे किसमें 62 में, छोटा से बड़ा में हम डिवाइड करते हैं। 32 दूनी का 64 होता है, 32 एकम 32 हो जाएगा, 0 यहाँ पे 3 आएगा। 30 में हम 32 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में 30 हो जाएगा, 2 आएगा, फिर 30 में डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2 1 0 2 5 का 10, यानी कि इसका HCF जो आ गया वो कितना आ गया। क्या ये सह अभाज्य संख्या है? इसको चेक करते हैं 18 और 25 को। 18 एकम 18, 15 में से 8 घटेगा 7, ये कैंसिल, 18 7 दूनी का 4 बचेगा, 17 है, 4 तिया 12, क्या हुआ अच्छा 7 है यहाँ, 4 एकम 4 3, फिर 4 में डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3 1 बचेगा, फिर 3 में 1 तिया, HCF कितना आ गया जी, यानी कि HCF 1 आ गया, मतलब ये हमारा कैसी संख्या है सह अभाज्य संख्या है। अब तीसरा को भी चेक कर लेते हैं। 31 और 93 दिया गया ना, तो ये तो 31 या 93 आपका कट ही जाता है ना, यानी आपका HCF कितना आ गया, तो इसका HCF 31 है। तो बताइए क्या ये सह अभाज्य संख्या होगी? सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्लियर है? सह अभाज्य संख्या समझ जाइएगा, दो लगातार संख्या का HCF 1 होता है और दो अभाज्य संख्या का HCF भी 1 होता है ना। और सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो वैसी दो संख्या जिसका HCF यानी मसा 1 हो, तो उसे हम कहते हैं सह अभाज्य संख्या। क्लियर हो रहा है सारी चीज? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुणनखंड वृक्ष, या इसको बोलते हैं वृक्ष गुणनखंड। वृक्ष गुणनखंड मतलब इस प्रकार से आपको बना करके और बनाने की क्रिया को हम कहते हैं वृक्ष गुणनखंड। वृक्ष की भांति आपको बना देना है ना। वृक्ष मतलब क्या होता है? शाखा शाखा निकला हुआ चला जाता है। इस प्रकार से आपको एक जो संख्या दिया हुआ, मेन संख्या दिया हुआ है, और जिससे हम भाग लगाते हैं, यानी जो हमारा भाजक होता है, भाजक को लेफ्ट साइड में रखते हैं। भाजक को कहां रखते हैं? लेफ्ट साइड में, और जो आपका भागफल होता है वो आपको राइट साइड में लिखा जाता है ना। तो इस प्रक्रिया को आप अपनाते हुए किसी का भी अगर गुणनखंड निकालना, तो इसी प्रक्रिया को आप अपनाते हुए क्या करेंगे, काम को करेंगे, आपका वृक्ष गुणनखंड निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए हम एक आपको फॉर एग्जांपल बताते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 64 का निकालना है। इस प्रकार से आप करेंगे, इधर आप लगाएंगे 2 से, तो इधर कितना बार में लगेगा, ऐसे करिएगा। मान लीजिए 2 से लगाएंगे, कितना बार में लगेगा, 2 से लगाएंगे, कितना बार में लगेगा, 2 से लगाएंगे, कितना बार में लगेगा, 2 दूनी का 4। मतलब आपको
बाएं साइड में भाजक को रखना है और दाएं साइड में भागफल को रखना है, और भागफल को विभाजन करते हुए क्या करना है, आगे की ओर बढ़ना है। यही आपका वृक्ष विधि है, गुणनखंड वृक्ष है। बात समझ गए? अब ये तो आपको हुआ कि निकालने के लिए कोई एक संख्या दिया हुआ, इसको आपको गुणनखंड निकाल देना है वृक्ष विधि से। लेकिन आपको जो है यहां पे दिया हुआ है, भरना है मान, आपको क्या करना है, निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आइए यहां पर देखते हैं। चलिए देखा जाए। आप यहां पर देख रहे हैं ए बी सी डी एक्स वाई। यहां पर हम लिख लेते हैं, ए का मान आपको बताना है, बी का मान बताना है, सी का बताना है, डी का बताना है, एक्स का बताना है, वाई का बताना है। कोई दिक्कत? देखिएगा, जब अभी हम आपको बताए जो 64 का अभाज्य गुणनखंड निकाले, तो आपने यहां पर देखिए, जरा सा फिर से बताते हैं इसको जरा सा। ध्यान देंगे, 64 का आप जो यहां पे लिख रहे हैं, 2 से लगाए तो 32 दूनी का 64 हुआ। अगर मान लीजिए ये संख्या प्राप्त अगर हम आपको नहीं होगा, आप इस संख्या को निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, या देखिए जैसे यहां पे आप इसको से डिवाइड कर रहे हैं, इसमें तो इतना बार में कट रहा है, और इसको से डिवाइड करिएगा तो ये आएगा 32 दूनी का 64, 2 से 32 दूनी 64, इन दोनों को मल्टीप्लाई आपस में करिएगा तो ये प्राप्त हो जाएगा 32 दूनी का। इसी प्रकार से यहां ए का अगर मान आपको ज्ञात करना है, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिएगा, क्या इसका मान ज्ञात हो जाएगा? तो 1260 दूनी का कितना हो जाएगा? 2520 हो जाएगा। यानी कि आपका ए का जो मान आ गया वो आ गया 2500 कितना? 2520 आ गया। कोई दिक्कत? इसका मान आपको ये देखिए 1260 दिया हुआ है, 630 इधर दिया हुआ है, जो भागफल है वो दिया हुआ है, भाजक निकालना है, क्या इससे डिवाइड कर देंगे आ जाएगा? 630 दूनी का कितना हो जाएगा? 1202 इसका मान हो जाएगा, होगा ना? इसी प्रकार से 2 से अगर 630 में डिवाइड करिएगा तो हमारा सी का मान निकल जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 पचे का 10। अब यहां सी का मान 315 प्राप्त हो गया, सी का मान 315 प्राप्त हो गया। 105 में इससे डिवाइड करेंगे तो डी का मान निकल जाएगा। बताइए 105 तिया का 315, 105 है, 35 से डिवाइड करेंगे तो एक्स का मान निकल जाएगा 35 तिया 75 से। उसके बाद देखिए 35 है, 7 पचे का, बताइए आपके एबीसीडी एक्स वाई का मान निकल गया। बताइए ए का मान कितना है? 2520 है ना? बी का मान कितना है? बी का मान आपका है 2। सी का मान कितना है? सी का मान है 300। डी का मान कितना है? डी का मान है 3। एक्स का मान कितना है? 3। वाई का मान कितना है? 5 है। निकल के आ गया ना? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब आते हैं, इसमें आते हैं, यहां पर देखिएगा 30,030 दिया हुआ है, 30,000। आप अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका मान निकलेगा, 2 से डिवाइड करिए कितना बार में आता है? इसमें भी आपको दिया हुआ ए बी सी डी एक्स, इतना ही है ना? ए बाई है, ए बी सी डी और एक्स। 2 से डिवाइड करिएगा, आइए यहां पर डिवाइड करते, 2 से 2 एकम 2, 2 पचे 10, फिर 0, 2 एकम 2 और 2 पचे का 10, 15,015 आ जाएगा। कोई दिक्कत? फिर बी से डिवाइड, यहां पर 3 से डिवाइड करिए इसमें तो आपको बी निकल के आ जाएगा। कितना बार में कटेगा? 3 पचे 15, 0 0, 3 पचे 15 यानी कि 5,000 5 बार में। 1,001 से इसमें डिवाइड करिए, 1,001 पचे कितना? 5 बार में कट जाएगा। 7 से डिवाइड करिए, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौके 28 और 7 तिया 21। 13 से डिवाइड करिए कितना बार में? 13 एकम 13, फिर 13 बचेगा एक बार में 11। आपका मान निकल के आ गया सभी का। बताइए कोई दिक्कत इसमें? आप रख दीजिए यहां पर। ए का मान कितना आ गया जी? 15,000। बी का मान कितना आ गया? सी का मान कितना आ गया? सी का मान 5। डी का मान कितना आ गया? डी का मान 100 और एक्स का मान कितना आ गया? 11।
बताओ, ऐसा अगर क्वेश्चन रहेगा कोई दिक्कत किसी को होगा, कोई परेशानी किसी को भी नहीं, बिल्कुल सा आसान सा आपको भाषा में जो है ये आपको समझा दिए। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। यही आपको है वृक्ष गुणनखंड विधि, या आप इसको बोलिए गुणनखंड वृक्ष विधि बोलिए, ठीक है, दोनों में से कोई विधि बोलिए, आपका ये हो जाएगा। चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं। कल भी ऐसे प्रश्न पिछले वीडियो में हुआ है। इस प्रश्न को थोड़ा सा और बेहतर ढंग से आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कहता दर्शाइए कि 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 55 एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का डिफिनीशन आपको क्या पता है कि वैसी संख्या जो एक से भी कटे, स्वयं से भी कटे, एक और स्वयं के साथ साथ अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती है, उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। तो एक तो हर संख्या का गुणनखंड होता है, एक हर संख्या का गुणनखंड होता है, और अपने आप स्वयं भी हर संख्या का गुणनखंड होता ही तो है। एक और स्वयं तो हर एक संख्या का गुणनखंड होता है ना। उसके अलावे अगर कोई संख्या का गुणनखंड आ गया, मतलब वो कैसी संख्या है, भाज्य संख्या, उसको हम कहेंगे। तो इसमें हम आपको समझाए थे कि 55 है यहां पे ना, देखिए तो 11 5 55 कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी आप 55 बना सकते हैं, तो आप 55 को यहां पर कॉमन ले लीजिएगा। आइए पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं। 5 × 7 × 11 × 13 प्लस में 55। बताइए 11 5 55 यहां बन रहा है, गुना 7 गुना 13 प्लस 55। 55 को हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा यहां पे, 7 गुना 13 प्लस में 1। अब यहां पर आ गया आपका 55 गुना 13 से 91, कितना आ गया। हमको आगे गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है, आगे गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप इसको जब मल्टीपल कीजिएगा, इसको आप मल्टीपल कीजिएगा, जो संख्या प्राप्त होगा, जो संख्या प्राप्त होगा उस संख्या में वो संख्या एक से तो कटेगा ही, एक से कटेगा ना, फिर स्वयं से भी कटेगा, और उसके दो गुणनखंड और आ रहे हैं, 55 और क्या 92, 55 और 92, बाकी तो ये टूटेगा ही, और भी ये टूटेगा है ना, ये और टूटेगा। जैसे आप तोड़िएगा तो 55 का 11 5 55, 5 गुना 11 आ जाएगा, 92 को भी तोड़िएगा तो और टूटेगा, ठीक है। जो कल एक क्वेश्चन जो नहीं कट रहा था ना, तो उसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर दो संख्या भी आ गया, जैसे आप कहते एक यहां पर बच गया तो एक को नहीं जोड़े, तो दो संख्या भी अगर बच गया तो इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक मेन संख्या जो आएगा वो एक से तो कटेगा पक्का, और जो अपने आप स्वयं से भी कटेगा पक्का, उसके बावजूद भी दो संख्या और है, इसको भी और ये डिवीजन होगा ही, तो क्या ये भाज्य संख्या है कि नहीं है। तो लिखेंगे यहां पर कि दी गई संख्या एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका दो से अधिक गुणनखंड है। अब बताइए क्या इसमें कोई परेशानी है, समझने में किसी को दिक्कत, किसी को भी नहीं ना। चलिए तो आगे बढ़ा जाए, बढ़ जाए आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज आपको हम एक्सरसाइज 1.3 में 1.3 की ओर बढ़ते हैं। पहले आइए पर बढ़ते हैं 1.3 की ओर। आई 1.3 ये आपका 1.2 का ही प्रश्न था। 1.3 में एक आपका प्रमेय है, उस प्रमेय को समझते हुए हम आगे सिद्ध करने वाले प्रश्न आएंगे। जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करे। √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे। √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे। √7 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे। तो अगर हम एक सीख जाते हैं, √2 सीख जाते हैं, √2 अगर हम सीख जाते हैं तो √3 बना लेंगे, √5 बना लेंगे, √7 बना लेंगे। हालांकि आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, √2 को सिद्ध करना, √3 को सिद्ध करना, √5 को सिद्ध करना, √7 को सिद्ध करना, आप
9th क्लास में बखूबी अच्छे प्रकार से आप पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं ना। तो अब हमको उसी चीज को फिर से दोहराना है, उसी चीज को फिर से हमको साबित करना है, और इस चैप्टर में कुछ और भी सीखेंगे। 2 + √5 को √5 एक अपरिमेय संख्या उसे सिद्ध करे, 1/√3 अपरिमेय संख्या उसे सिद्ध करे, 2√3 एक अपरिमेय संख्या है उसे सिद्ध करे। सभी का प्रोसेस सेम है, आप एक समझ जाइएगा तो आपको सारे सिद्ध करने के लिए आ जाएगा। बढ़े आगे, तो सबसे पहले हम एक प्रमेय को जान लेते हैं, केवल जानना है हमको, इसको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पूछा नहीं जाता है, केवल इसको समझना है। एक प्रमेय है 1.3, प्रमेय कहता है मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, p एक अभाज्य संख्या है, p 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, इस प्रकार से कोई एक संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करती है, यदि p जो है a² को विभाजित करती है, a कहता है जहां एक धनात्मक पूर्णांक है, कोई a धनात्मक पूर्णांक है, उसको p जो है जो अभाज्य संख्या है उसके वर्ग को, a के वर्ग को विभाज्य करती है, काटती है, स्क्वायर को काटती है, तो p जो है ना a को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी। अगर कोई संख्या, कोई अभाज्य संख्या किसी भी पूर्णांक के वर्ग को काट रही है, स्क्वायर को काट रही है, मतलब वो संख्या उस पूर्णांक को भी क्या करेगी, काटेगी, विभाजित करेगी। ये आपका एक क्या दिया गया है, प्रमेय दिया गया है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। हम आगे बढ़ते, इसी पर हम काम करेंगे, आगे काम करेंगे। क्या हुआ, क्या हुआ जी, इतना हंसी, इतना प्यारा हंसी बचा के रखो। चलिए, सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको कैसे सिद्ध करेंगे, चलिए, तो एक प्रोसेस होता है, इसका एक प्रोसीजर होता है, एक विधि होता है, उसी प्रोसीजर से हम आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। √2, √3, √5, √7, बस उसके स्थान पर आप मान को पुट करते चले जाइएगा, आपको सिद्ध होते क्या हो जाएगा, चला जाएगा। बस आप एक को समझ लीजिए, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो रेडी है, आइए, √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। क्वेश्चन को इसको अगर हम बनाएंगे तो लिखेंगे सिद्ध करे कि, हाँ गप नहीं करिए, सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आप इसको देखिए, एक प्रमेय बना दिया है, 1.4 प्रमेय कर दिया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। √2 एक अपरिमेय संख्या है, वास्तविक में अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन कहता है वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा ना जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, या जो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग, किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग ना हो उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो 2 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग है, किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग है नहीं है, तो इसको हम कहेंगे अपरिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन कहने से काम नहीं चलेगा, कहने से काम नहीं चलेगा, है ना। अदालत जो है सबूत मांगती है ना, गवाह मांगती है, तो उसको आपको क्या करना होगा, सबूतों और गवाहों को पेश करना होगा, है ना, तभी जो है जज फैसला सुनाएगा कि वो परिमेय है कि अपरिमेय है। आपके कहने से थोड़े मान लेगा, अगर आपके कहने से मान लेता तो केस जो है तुरंत रफा दफा हो जाता है ना, और पता चलता कि बेगुनाह भी क्या हो गया, सजा पा लिया, और जो है गुनाहगार बाहर निकल जाएगा। ये गुनाहगार है, इसको आपको बाहर निकाल दीजिएगा, गड़बड़ा जाएगा ना, इसको जेल के अंदर ही बंद रहना है ना जी। चलिए कैसे हम सिद्ध करेंगे, आइए बढ़ते हैं। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, √2 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन हम मानते हैं ये एक परिमेय संख्या है। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, ध्यान देंगे, दिख रहा है ना सभी को। माना कि √2 एक, बोलिए नहीं बीच में, पीछे से हल्ला हो रहा है। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो वो p/q के रूप में होगा।
यानी अर्थात √2 बराबर p/q होगा। क्या होगी? अब जब p बटा q के रूप में होगा तो परिमेय संख्या कहता है वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो तथा p और q सह अभाज्य संख्या हो जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम कहेंगे परिमेय संख्या। तो √2 बराबर p/q यानी √2 एक परिमेय संख्या है तो √2 p/q के रूप में होगा और लिखेंगे जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q सह अभाज्य संख्या है। p और q कैसी संख्या है? सह अभाज्य संख्या है। p और q जो है वो सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है इन दोनों का HCF कितना हो? 1 हो। मतलब इन दोनों संख्या को p और q को ये लिखने का शाब्दिक अर्थ हमारा ये हुआ कि इन दोनों संख्या को, किसको? p और q को कोई एक के अलावा कोई दूसरी संख्या विभाजित नहीं कर सकती है। इसको लिखने का शाब्दिक अर्थ हमारा यह हुआ कि p और q को कोई एक के अलावा कोई दूसरी संख्या विभाजित नहीं कर सकती है। अब मान लो कि एक के अलावा कोई विभाजित नहीं कर सकती है और हम अगर एक के अलावा कोई संख्या p और q को अगर काट दे तो हमारा कहना गलत हो जाएगा, हमारा मानना गलत हो जाएगा। आइए चलते हैं। तो √2 बराबर p/q जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 सबसे पहले लिखेंगे और p और q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य का मतलब इसका HCF 1 होगा अर्थात p और q को एक के अलावा कोई दूसरी संख्या विभाजित नहीं करेगी। √2 बराबर p/q है। अब √2 को आपको हटाना है। रूट को हटाने के लिए बस एक ही प्रोसीजर है, दोनों ओर वर्ग कर दो। रूट केवल वर्ग से ही हटेगा, क्या कोई और विधि है? तो यहां पर आपको दोनों ओर क्या कर देना है? वर्ग कर देना है। आइए दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो यहां से हो जाएगा √2 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर होगा। और किसी भी संख्या पे रूट हो, रूट के ऊपर स्क्वायर हो तो वो संख्या की ओर बाहर निकल जाता है, नहीं कि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। ये आपका कैंसिल हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा 2 बराबर p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। यहां तक में किसको दिक्कत? इसको आप गुना कर दीजिए, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 2q स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना? इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब ध्यान देने की बात यहां पर यह है, किसी भी संख्या में अगर 2 गुना में है, सारे बातों को स्पष्ट करते हुए चल रहे हैं, किसी भी संख्या में अगर 2 गुना में है मतलब वो संख्या 2 से कटेगी। जैसे मान लीजिए 5, क्या 5 2 से कटता है? हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, क्या इसका स्क्वायर 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 5 का स्क्वायर 25 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। लेकिन अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 25 दूनी का हो जाएगा 50, क्या ये 2 से कटेगा? कटेगा ना। मतलब किसी भी संख्या या उसके वर्ग में यदि 2 गुना के रूप में है मतलब वो सम संख्या है, 2 से विभाज्य होगी। और जब ये संख्या 2 से विभाज्य होगी, इसी के बराबर p स्क्वायर है मतलब ये भी 2 से विभाज्य होगा। और p स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा तो अभी हमने प्रमेय पढ़ा 1.3 कि यदि कोई पूर्णांक संख्या का वर्ग किसी भी संख्या से विभाज्य होती है, किसी अभाज्य संख्या से विभाज्य होती है, तो वो संख्या भी उस अभाज्य संख्या से विभाजित होगी। अभी हमने प्रमेय पढ़ा। तो हम यहां लिखेंगे चूंकि यहां लिख दीजिए जैसे क्यू स्क्वायर नहीं, ऐसे लिखो, चूंकि p स्क्वायर 2 से क्या है? विभाज्य है, 2 से, इसलिए p भी 2 से क्या होगी? विभाज्य होगी। किसको से? तो प्रमेय 1.3 से। अकॉर्डिंग टू प्रमेय 1.3
किसके द्वारा हमने सिद्ध किया? तो अकॉर्डिंग टू 1.3 प्रमेय के अनुसार हमने कहा कि यदि किसी भी संख्या का वर्ग किसी अभाज्य संख्या से विभाजित होती है तो वो संख्या भी उस अभाज्य संख्या से विभाजित होगी। क्या हमारा कहना सही है? तो ये हमारा एक हमने साबित कर दिया कि P 2 से विभाज्य है, जो कि P कहता था कि केवल 1 से ही कटेगा, लेकिन हमने साबित कर दिया कि P 2 से विभाज्य। अब Q को अगर हम साबित कर दे कि 2 से विभाज्य है तो हमारा काम बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम मानेंगे, माना कि P बराबर, चूंकि P यहां पर है ना, Q को तो हमने साबित कर दिया, Q को हमने साबित कर दिया कि P से Q जो है 2 से विभाज्य है, सॉरी P। अब हमको P हमने साबित कर दिया कि P 2 से विभाज्य है। अब हमको Q को साबित करना है, तो Q को साबित करने के लिए आप यहां पर P मान लीजिए। P बराबर हम मान लेते हैं 2m। m यहां पर अपने मन से एक चर संख्या मान लेंगे, और 2 ही इसलिए लिया, 2 हमने इसलिए लिया क्योंकि दी गई संख्या जो है वो √2, यानी कि आपको सिद्ध करना है, √2 सिद्ध करना है। 3 अगर सिद्ध करना रहता यहां पर 3m लेते हैं, 5 सिद्ध करना रहता हम 5m लेते हैं। ठीक है, m की जगह पर कुछ और भी ले सकते हैं P और Q को छोड़कर। ठीक है, P बराबर 2m। अब हम क्या करेंगे? दोनों ओर वर्ग करने पर क्या करेंगे? कर दीजिए। दोनों ओर वर्ग करने पर, जब दोनों ओर वर्ग करेंगे जब हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? P का स्क्वायर बराबर 2m का स्क्वायर होगा। तो यहां से आपका आ जाएगा P स्क्वायर बराबर 2m का स्क्वायर मतलब 4m स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए P स्क्वायर, समीकरण 1 में P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर है। क्या आप P स्क्वायर के जगह पर 2Q स्क्वायर रख सकते हैं? चूंकि ये बराबर है, दोनों बराबर है, तो P स्क्वायर की जगह पर आप 2Q स्क्वायर रख सकते हैं। तो हम यहां पर P स्क्वायर की जगह पर 2Q स्क्वायर रख देते हैं बराबर 4m स्क्वायर। कैसे रखे? तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 हम यहां लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमने कहां से लाया? तो समीकरण 1 से लाया। समीकरण 1 यहां पे P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर था, हमने P के जगह पे 2Q स्क्वायर रख दिया। अब यहां पर आप देखेंगे 2 से आपका 2 दूनी का 4 कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहां पर लिखिएगा क्या? Q स्क्वायर बराबर 2m। चलिए, तो यहां पर हम देखेंगे कि Q स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं यहां पर 2m स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? यहां पर 2 हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर आप देख रहे हैं कि Q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर मतलब m स्क्वायर, ये जो आपका संख्या है वो 2 से आपको विभाज्य हो जाएगा, और जब ये 2 से विभाज्य हो जाएगा तो इसी के बराबर Q स्क्वायर है, मतलब Q स्क्वायर भी 2 से क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी। तो यहां पर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से देख रहे हैं। समीकरण 1 भी 2 से विभाज्य है और समीकरण 2 भी 2 से क्या हो रहा है? विभाज्य हो रहा है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि समीकरण, यहां पर पहले लिखेंगे कि Q स्क्वायर, चूंकि Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 2 से क्या होगी? विभाज्य होगी। Q भी 2 से क्या होगी? विभाज्य होगी, है ना? कैसे? तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 से, क्योंकि 1.3 में हमने पढ़ा था कि किसी भी संख्या का वर्ग जो है अगर विभाज्य होती है किसी अभाज्य संख्या से, तो वो संख्या भी आपको उस अभाज्य संख्या से विभाज्य हो जाएगी। अब यहां पर बच्चों हम लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी है, एक के अलावे 2 भी है ना? तो हम कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं, हम कह और हमारा मानना, और हमारा मानना
कि P और Q एक के अलावे P और Q को एक के अलावे उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, का क्या करता है? विरोध करता है, विरोधाभास करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि √2, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए परिमेय नहीं है तो क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो जिस प्रकार से आप √2 को सिद्ध किए, इसी प्रकार से जहां जहां पर 2 है वहां 3 रख दीजिएगा तो √3 का सिद्ध हो जाएगा, 5 रख दीजिएगा तो √5 का सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छे प्रकार से आप इस कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। आपको सारे चैप्टर का, सारे जो है टॉपिक का, सारे सब्जेक्ट का जो है आपको इसमें लेक्चर मिल जाएगा। सारे सब्जेक्ट को आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके आपको वीडियो मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लगातार वीडियो में जुड़े रहें, लगातार आप लेक्चर को देखें। आपके सारे चैप्टर को अच्छे प्रकार से, बिल्कुल आसान शब्दों में, आसान भाषा में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।